लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान, यानी कि अल्प विद्या दुख का कारण होता है। मैं भरत साहनी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाज क्या होता है। क्लाज से पहले थोड़ा सा इसमें मैंने हेडिंग दिया है, फ्रेज को भी देख लेंगे। चूंकि फ्रेज का सिलेबस बहुत लंबा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग फ्रेज देख लेंगे। तो फ्रेज क्या होता है इसको जानने के लिए अगर हम डिफाइन करें तो जो फ्रेज होता है, ये फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, मतलब बहुत से शब्दों का समूह होता है फ्रेज भी। मतलब बहुत हो चाहे एक से अधिक जो भी होगा बहुत हो जाएगा, ठीक है। ए फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। फिर से इसको देखते हैं। जो फ्रेज होता है, फ्रेज जो होता है ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या वर्ब इसका नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑन द ट्री, अंडर द ट्री, तो ऑन द ट्री 3 वर्ड आ गए तो ये फ्रेज है। अंडर द ट्री यानी कि अंडर आ गया, द आ गया, ट्री आ गया, 3 वर्ड्स आ गए तो ये भी फ्रेज है, ठीक है। इसमें जो फ्रेजल वर्ब होता है, फ्रेजल वर्ब थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन में। जो फ्रेजल वर्ब होता है उसमें जब प्रीपोजिशन लगाया जाता है वर्ब के बाद तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। जैसे लुक माने होता है देखना और आफ्टर माने होता है बाद में। अगर हम लुक आफ्टर कहें तो इसका मतलब हो जाएगा बाद में देखना, लेकिन नहीं, लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, ठीक है। एक और देते हैं, जैसे मेकअप। आप सुने होंगे कि लोग मेकअप कर रहे हैं, ठीक ना। तो मेकअप का अर्थ गलत मत लीजिएगा। मेक माने बनाना होता है, अप माने ऊपर होता है, तो इसका मतलब हो गया ऊपर बनाना, नहीं, मेकअप माने होता है पूरा करना। तो ये भी फ्रेज है, ठीक है। फ्रेज का मतलब होता है कि जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब एक वर्ड से ज़्यादा रहे तो फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लाज की। क्लाज क्या होता है? तो जो क्लाज होता है, क्लाज भी एक सेंटेंस की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा समझने वाली बात यह है कि एक सेंटेंस में क्लाज कई हो सकते हैं, लेकिन एक क्लाज में सेंटेंस नहीं हो सकता। आप ऐसे समझिए कि सेंटेंस बड़ा भाई होता है, क्लाज छोटा भाई होता है, ठीक है। यानी कि सेंटेंस में क्लाज होते हैं और क्लाज में सेंटेंस नहीं होते हैं। तो जो क्लाज होता है ये भी अपना, जब क्लाज की हम बात करेंगे तो क्लाज में 3 क्लाज आ जाएंगे। एक प्रिंसिपल क्लाज आ जाएगा, एक कोऑर्डिनेट क्लाज आ जाएगा, एक सबऑर्डिनेट क्लाज आ जाएगा। तो इसमें मैंने बहुत छोटा लिखा है, तो आप केवल इसको देखिए, अगर दिखाई दे रहा हो क्लियर तो ठीक है, नहीं तो मैं बोलूँगा एक एक वर्ड आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। ये जो क्लाज है ये समझने वाली बात है, लेकिन मुझे तो लगता है कि 2 चीज़ें हमेशा ऑप्शन में लेके चलना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, अगर वो नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। मीन्स अगर समझ में नहीं आएगा तो रट लेंगे, अगर रट नहीं पाते हैं तो समझ लेंगे। 2 चीज़ें ऑप्शन में लेके चलनी चाहिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें तो आपको रटनी पड़ेंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो मीनिंग्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उसको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लाज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लाज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लाज क्या होता है। अब जो ये तीनों हैं एक सेंटेंस में होते हैं। एक सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लाज हो सकता है, कोऑर्डिनेट क्लाज हो सकता है, सबऑर्डिनेट क्लाज हो सकता है। तो कैसे हम जानेंगे कि दिए गए सेंटेंस में फला या अमुक सेंटेंस प्रिंसिपल क्लाज है और अमुक सेंटेंस कोऑर्डिनेट क्लाज है और सबऑर्डिनेट क्लाज है। सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लाज को देख लेते हैं। जो प्रिंसिपल क्लाज होता है इसको इंडिपेंडेंट क्लाज भी कहा जाता है। डिपेंड माने होता है निर्भर, और इंडिपेंडेंट मीन्स होता है कि न निर्भर होना। यानी कि जो प्रिंसिपल क्लाज होता है यह दूसरे क्लाज, क्लाज मतलब उपवाक्य, ठीक है, तो दूसरे उपवाक्यों पर ये डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्लाज होता है। प्रिंसिपल क्लाज को इंडिपेंडेंट क्लाज या मेन क्लाज भी या हेड क्लाज भी कहा जाता है। 4 नाम है। आजकल बच्चों के तो कई नाम होते हैं ना, जैसे बिट्टू हुए, बंटी हुए, आदर्श हुए, प्रभात, ये कहीं 2 ही बच्चों का 4 नाम है, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखिए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी शब्दों का समूह होता है, दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस, और एक सेंटेंस का फॉर्म भी होता है, रूप भी होता है, लेकिन होता क्या है, एंड हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। मतलब जो प्रिंसिपल क्लाज होता है, इट इज ए फॉर्म्स ऑफ
सेंटेंस, ये सेंटेंस का पार्ट होता है, एंड इट हैज, और यह अपने पास रखता है ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखता है। ठीक है, यह कहलाता है प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है यह तालमेल बैठाने वाला क्लॉज होता है, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ा होता है और ये उसके साथ तालमेल बैठाता है। ठीक ना, अब हम कैसे जानेंगे कि दिया गया सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज है और दिया गया सेंटेंस कोऑर्डिनेट क्लॉज है अथवा सबऑर्डिनेट क्लॉज है? तो आप ऐसे समझिए कि जो सेंटेंस पूरी तरह से निर्भर है अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए, वो निर्भर होता है, वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। और जो सेंटेंस अपने अर्थ के लिए, मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होता है, वह सबऑर्डिनेट कहलाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। और जो सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज के, यानी कि जो मेन क्लॉज होता है, उसके साथ तालमेल बैठाता है, यानी कि उसके अर्थ को पूरा करता है तालमेल बैठा करके, वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, अगर ऐसे समझ में, ऐसे सभी लोग कहते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं समझना, आपको कैसे समझना है। ये तो हिंदी में है, हिंदी में कहाँ पूछता है, जो क्लॉज है इंग्लिश में पूछता है, तो इंग्लिश में हम कैसे जानेंगे कि कोऑर्डिनेट क्लॉज है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है? देखिए, जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है यह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ा होता है। ठीक है, अब कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, मैंने 4 तरह से लिखा, 4 कलर से लिखा है, इसको आप जान जाएंगे। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है वह 4 प्रकार का होता है। जो पहला होता है कम्युलेटिव कंजक्शन, तो जो कम्युलेटिव कंजक्शन है, एंड माने और, बोथ एंड माने दोनों, और एज वेल एज माने जैसे, नो लेस देन माने उससे कम नहीं, नॉट ओनली बट आल्सो केवल ही नहीं फिर भी, ये जो है कम्युलेटिव कंजक्शन है। और ये जो है अल्टरनेटिव कंजक्शन है, आर माने अथवा या, आइदर आर माने या तो या, नाइदर नार माने न तो ना, अदरवाइज माने नहीं तो, इल्स माने और। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव कंजक्शन है। अब जो हरे से लिखा गया है ये एडवर्सेटिव कंजक्शन है। बट माने लेकिन, स्टिल माने अभी भी, अब भी, एट माने फिर भी, नेवरदलेस माने तथापि, वेयर एज माने जहाँ तक, व्हाइल माने जबकि, ओनली माने मात्र या केवल, ये एडवर्सेटिव, ठीक है, एडवर्सेटिव कंजक्शन है। और जो लाल से लिखा गया है नीचे इलेटिव कंजक्शन है। फार माने क्योंकि, देयरफॉर माने अतः या इसलिए, सो माने भी अतः या इसलिए, और कॉन्सिक्वेंटली माने कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली मीन्स कॉन्सिक्वेंटली माने भी अतः या इसलिए। ठीक है, तो जो सेंटेंस, ठीक है, जो क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा रहेगा वह कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाएगा। बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है, आप एकदम समझ गए होंगे। और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा रहता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। अब देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में पार्ट नहीं है, जैसे इसमें जो कम्युलेटिव कंजक्शन है, अल्टरनेटिव कंजक्शन है, एडवर्सेटिव कंजक्शन है, इलेटिव कंजक्शन है, ऐसा इसमें नहीं। इसमें जो कंजक्शन है यही कंजक्शन है, इसमें थोड़े और कंजक्शन आ सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा है। मतलब इतना आप याद कर लीजिए, अगर आपने ये याद कर लिया ये दोनों कंजक्शन, तो 100% श्योर है क्लॉज आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा क्लॉज है। एज माने के जैसे, के समान, एज इफ माने जैसे भी, एज दो माने मानो, एज मच माने जितना की, ठीक है, एज फार एज माने जितना की, एज सुन एज माने ज्यों ही, एज लॉन्ग एज जितना की, सो लॉन्ग एज जब तक, अकॉर्डिंग एज के जैसे, आफ्टर बाद में, बिफोर के पहले, के बाद या के पहले, आफ्टर माने के बाद और बिफोर माने के पहले, इफ माने यदि, प्रोवाइडेड दैट माने बशर्ते, नॉट विथ स्टैंडिंग तथापि, सिंस माने से, सो दैट माने ताकि, सो मच सो दैट यहाँ तक कि, सो मच सो दैट एक ही में है। व्हेन माने जब, वेयर माने जहाँ, विच माने जो, व्हाट माने जो, हु माने जो, हुम माने जो, हुज माने जिसका, वेदर माने तथापि, हाउ माने
जैसे अनलेस, अनलेस माने होता है जब तक, अगर नहीं, ठीक है। नाउ दैट, चूंकि, दो, यद्यपि, इन ऑर्डर दैट, ताकि, बिकॉज, क्योंकि, फॉर, क्योंकि, और देन दैट, दैट, ठीक है। देन दैट माने से की और दैट माने की। तो अब ये चीज़ें हैं, थोड़ा बोर्डम महसूस हुआ होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें जब तक आपको नहीं याद होंगी आप निश्चित रूप से क्लास नहीं समझ पाएंगे। अगर ये चीज़ें आपको याद हो गई तो तुरंत आप क्लास समझने लगेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। एक सेंटेंस मैंने लिया है, ही रेस्टेड, उसने आराम किया, व्हेन, जब, इवनिंग केम, जब शाम हो गया। उसने आराम किया जब शाम हो गया। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ व्हेन का मतलब जब होगा। क्यों? व्हेन माने कब भी होता है, जब भी होता है। तो कब कब कहा जाएगा, जब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो इसी का अर्थ कब हो जाएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका अर्थ हो गया जब, ठीक है। अब देखिए, ही रेस्टेड, उसने आराम किया जब शाम हो गया। तो उसने आराम किया, यह किसी भी कंजक्शन से नहीं जुड़ा हुआ। आप कहेंगे क्यों नहीं जुड़ा हुआ है? तो कहाँ जुड़ा हुआ भाई? इसके पहले कोई कंजक्शन लगा है? नहीं लगा है। तो जब किसी कंजक्शन से नहीं जुड़ा हुआ है तो प्रिंसिपल क्लॉज, दैट इज क्लियर। और व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हो गया। तो जब आप बताइए कि यह कौन सा कंजक्शन है, जब आप ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा यह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्योंकि मैंने व्हेन भी बोला है, वेयर भी बोला है, व्हाट भी बोला है, ठीक है। तो व्हेन जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो यह सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। क्लियर हो गया ना? अब देखिए, वी नो, हम जानते हैं, दैट की, हम जानते हैं कि ही इज नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी, कि वह अपने ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं है। हम जानते हैं। इसके पहले बताइए कोई कंजक्शन लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। तो जब कंजक्शन नहीं लगा हुआ तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, मेन क्लॉज हो गया, हेड क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए, जो कंजक्शन लगा हुआ है कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है? तो आप पाएंगे कि यह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो जब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो यह क्लॉज कौन सा हो गया भाई? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। मुझे लग रहा है कि अगर आप इसके पहले पढ़े होंगे उतना क्लियर नहीं हो पाया होगा जितना क्लियर आज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे सी वेंट टू सोनपुर, ठीक है, वह सोनपुर गई, एंड, और बॉट ए हॉर्स, और एक घोड़ा खरीदी। वह सोनपुर गई, एक घोड़ा खरीदी। इसको देख लेते हैं, सबऑर्डिनेट, थोड़ा सा एक नज़र इस पर और डाल लेते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है, सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है, यह अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है, ठीक है, इसलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, हम जानते हैं कि वो अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदार, वो अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदार नहीं है, यह पूरी तरह से डिपेंड करता है, हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं, सी वेंट टू सोनपुर फेयर, वह सोनपुर फेयर गई, सोनपुर मेला गई, एंड बॉट ए हॉर्स, और एक घोड़ा खरीदी। अब इसके पहले कोई आपको मिल रहा है कि कोई यहाँ कंजक्शन लगा हुआ है? कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो केवल ये तीसरा नंबर जो मैंने डाला केवल यही दिख रहा है, बाकी कंजक्शन नहीं दिख रहा है। तो जब ये कंजक्शन नहीं दिख रहा है तो यहाँ तक ये सेंटेंस क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और ये देखिए एंड से जुड़ा हुआ है, और एंड जो आप पाएंगे इसी में पा जाएंगे। तो जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये, तो जो इस इधर वाला जो क्लॉज है ये कौन सा क्लॉज है भाई? निश्चित रूप से कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। सी विल पास, वह पास कर लेगी, ठीक है, वह पास हो जाएगी। फॉर, क्योंकि सी वर्क्स वेरी हार्ड, क्योंकि वो बहुत कठिन परिश्रम करती है, ठीक है। इसके पहले कोई कंजक्शन है? नहीं है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, पूरा प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। और यहाँ देखिए जो फॉर है,
आप पाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा भाई? निश्चित रूप से यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है? सॉरी, जो क्लॉज है वो कौन सा क्लॉज है? कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो मुझे लग रहा कि बहुत क्लियर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक कहावत है, कहावत नहीं, ये मेरा मानना है कि दो चीज़ें, जब आप किसी से पैसे मांगने जाते हैं तो जब पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, तो बंदा कहता है कि यार मेरे पास अभी नहीं है, जाओ मैं बाद में दे दूंगा। लेकिन अगर फिर आप कोई हथियार लेके जाएं और गले पर लगाने का दे दो, नहीं तो हम मार देंगे, तुम्हारा जान ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही देगा। यही चीज़ें हैं। अगर आपको समझ में आ रहा तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? इसको रट लेंगे, इसको नहीं मारेंगे, मतलब रट लेंगे। ठीक है, और ये जब तक आप कंजक्शन नहीं रटेंगे और जब तक इसको क्लासिफाइड नहीं करेंगे कि कौन कंजक्शन कौन है, तब तक आपको क्लॉज निश्चित रूप से समझ में नहीं आएगा या आप समझ नहीं पाएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो तो ठीक है, जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी ठीक है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है यह तीन तरह का होता है। एक नाउन क्लॉज होता है, ठीक है, एक नाउन क्लॉज होता है, एक एडवर्ब क्लॉज होता है और एक एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तो हम लोग समझ लेते हैं उसको भी। जो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है और एडवर्ब क्लॉज है। देखिए, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाया जाता है यह तीन तरह से बनाया जाता है। एक जो होता है नाउन क्लॉज के द्वारा, ठीक है, एक एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा और एक एडवर्ब क्लॉज के द्वारा। मतलब ये है कि जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है वह नाउन क्लॉज के द्वारा, एडवर्ब क्लॉज के द्वारा, एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा। अब जो नाउन क्लॉज होता है यह पांच तरह से बनाया जाता है। एक सब्जेक्ट टू वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट टू वर्ब होता है, जैसे ये सब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब और ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन और केस इन अपोजिशन ए नाउन। ठीक है, ए केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन ए नाउन। ठीक है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है यह तीन तरह से बनाया जाता है। एक नाउन क्लॉज के द्वारा, तो जो नाउन क्लॉज होता है यह पांच तरह से बनाया जाता है। सब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, यहाँ हमने लिखा नहीं है, लेकिन इसको अगर आपको लिखना है तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो समझ लीजिए। सब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब और एक ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन और केस इन अपोजिशन, और एक होता है तो जब हम नाउन क्लॉज की बात करते हैं तो नाउन क्लॉज पांच तरह से बनाया जाता है। ठीक है, क्लॉज में किस क्लॉज की बात हो रही है? सबऑर्डिनेट क्लॉज की। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरह से बनाया जाता है, एक नाउन क्लॉज, एक एडजेक्टिव क्लॉज और एक एडवर्ब क्लॉज। तो जो नाउन क्लॉज होता है यह पांच तरह से बनाया जाता है। पहला जो होता है सब्जेक्ट टू द वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, चौथा होता है कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब और पांचवा होता है केस इन अपोजिशन टू ए नाउन। अब हम इसको समझ लेते हैं, थोड़ा मामला क्या है। मामला ये है कि जब वर्ब को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, वर्ब का मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, वैसे तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज होगा नहीं, लेकिन जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा जिसके साथ वर्ब होगा और मतलब सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, यानी कि सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, इस सेंटेंस को यानी कि इस क्लॉज को हम सब्जेक्ट के रूप में बना देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में। अब देखिए यहाँ जो कंजक्शन लगा हुआ है, इस कंजक्शन के द्वारा ये तो क्लियर हो गया कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि दैट लगा हुआ है। लेकिन किस क्लॉज के, इसमें कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है, ये कैसे आप जानेंगे? तो देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये द सन राइजेज इन द ईस्ट एक तरह से ये पूरा क्लॉज है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्लॉज है, लेकिन यहाँ ये कौन सा काम कर रहा है? तो यहाँ नाउन का काम कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए सब्जेक्ट का कैसे? क्योंकि आप जानते हैं
कि जो सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस का पार्ट होता है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद मेन वर्ब होता है, या अगर मेन वर्ब नहीं है तो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो यही है ना कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये पूरी तरह से ये एक क्लाज है, और यह क्लाज सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और यह सबऑर्डिनेटिंग क्लाज के द्वारा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए यह नाउन का काम कर रहा है, तो ये नाउन क्लाज कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब को ऐसे मानिए कि ये प्रिंसिपल क्लाज की बात हो रही है। ठीक है, एक क्लाज की बात हो रही है जिसमें सब्जेक्ट है और उसका वर्ब भी है। तो हम क्या करेंगे, अब ये क्या किया जाएगा, नाउन क्लाज के अंतर्गत जो आएगा ऑब्जेक्ट टू वर्ब, जो वर्ब वाला सेंटेंस है उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में बना देंगे। देखिए, ही विल गेट ए प्राइज, यहाँ सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से प्रिंसिपल क्लाज है इसका। अब इस प्रिंसिपल क्लाज को, पूरे क्लाज को हम ऑब्जेक्ट बना दिए, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, और ये जो हो गया ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया एक्सपेक्ट का। ही एक्सपेक्ट, वह आशा करता है कि वह इनाम जीत जाएगा। क्या आशा करता है? तो ऑब्जेक्ट आपको मिलता है कि वह इनाम जीत जाएगा। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, यहाँ भी दैट से जुड़ा हुआ है। दूसरा देखते हैं, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन का मतलब होगा कि जो प्रीपोजिशन वाला भाग होगा, प्रीपोजिशन के बाद वाला भाग होगा, वह ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, और वह भी एक तरह से क्लाज ही होगा, और वह जो क्लाज होगा वो भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा। और जो ये सेंटेंस रहेगा, जो क्लाज रहेगा, यह प्रीपोजिशन के द्वारा गवर्न होगा। देखिए, लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग, जो वह कह रहा है उसे सुनो या सुनने के लिए। ठीक है, कंप्लीमेंट टू वर्ब क्या होगा कि जब हम वर्ब को कंप्लीमेंट के रूप में बना देंगे, फिर वही आ गया वर्ब। वर्ब का मतलब प्रिंसिपल क्लाज लीजिए। जब तक आप इसको प्रिंसिपल क्लाज नहीं मानेंगे, हेड क्लाज नहीं मानेंगे, तब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे वर्ब को लीजिए, यानी कि ऐसे सेंटेंस को लीजिए कि उसको हम कंप्लीमेंट के रूप में लगा दें। जैसे द प्रॉब्लम इज, क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या है? दैट यू विल नॉट कम इन टाइम, तुम समय पर नहीं आओगे। ठीक है, कि तुम समय पर नहीं आओगे, ये क्लाज है, एक तरह से प्रिंसिपल क्लाज की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ दैट लगा हुआ है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लाज है। और ये जो है देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा हुआ है, और जो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है तो वह या तो ऑब्जेक्ट होता है या तो कॉम्प्लीमेंट्स होता है। तो यह कॉम्प्लीमेंट्स का काम कर रहा है। ठीक है, अब केस इन अपोजिशन टू ए नाउन का मतलब हो गया कि नाउन के जैसे ही, ठीक है, एक दूसरा जो रहेगा उसी के अपोजिशन में दूसरा सेंटेंस रहेगा। दोनों सेंटेंस आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ होगा वह सबऑर्डिनेट क्लाज कहा जाएगा, लेकिन दोनों सेंटेंस आपस में बराबर होंगे, यानी कि उनका सब्जेक्ट होगा और उनका वर्ब होगा, दोनों का। जैसे द र्यूमर वाज फॉल्स, जो अफवाह था वो गलत था, अफवाह था वो गलत था, कि ही डाइड यस्टरडे, कि वह कल मर गया। ठीक है, अब ही डाइड यस्टरडे, वह मर गया, ये भी अपने, वह कल मर गया, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। द र्यूमर वाज फॉल्स, जो अफवाह था वो गलत था, ये भी अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन यहाँ दैट से जुड़ा हुआ है, यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह सबऑर्डिनेट क्लाज है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एडवर्ब क्लाज और एडजेक्टिव क्लाज। जब हम एडजेक्टिव क्लाज की बात करेंगे तो एडजेक्टिव क्लाज में ये देखना है कि जो नाउन होता है, ठीक है, इसका एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या है कि द बॉय, वह लड़का, कौन लड़का, हु केम हियर, यानी कि इस लड़के की विशेषता बता रहा है कि जो आया। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्लाज का मतलब हो गया कि जो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव का मतलब समझ रहे हैं ना, जो
नाउन या प्रोनाउन की स्पेसिफिक को बताता है, विशेषता को बताता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो वह लड़का, कौन लड़का जो लंबा सा था, ये एडजेक्टिव हो गया। कौन लड़का जो मोटा सा था, वो लड़का नहीं, वह लड़का जो आया था। ठीक है, तो जो आया था, जो यहाँ आया, यानी कि इस लड़के की विशेषता है। और यह एक तरह से देखिए पूरा एक क्लाज है, यानी कि पूरा सेंटेंस है, तो यह एडजेक्टिव क्लाज हो गया, क्योंकि लड़के की विशेषता को ये पूरा सेंटेंस बता रहा है। तो द बॉय हु केम हियर इज माई सन, यह एडजेक्टिव क्लाज है। कैसे एडजेक्टिव क्लाज है? क्योंकि इस लड़के की विशेषता को ये पूरा क्लाज बता रहा है। और सबसे बड़ी बात, यह सबऑर्डिनेट क्लाज है। क्यों? क्योंकि यह हु से जुड़ा हुआ है। दैट इज क्लियर। एक आधा और देखेंगे, देख लीजिए। द मैन, वह आदमी, हु वाज लॉन्ग, जो लंबा सा था। कौन आदमी? जो लंबा सा था, यानी कि आदमी की विशेषता क्या बता रहा है? लंबा। ठीक है, द मैन हु वाज लॉन्ग इज, द मैन हु वाज लॉन्ग वाज माई ब्रदर, जो बड़ा वाला आदमी था ना, वह मेरा भाई था। ठीक है, अब देखिए यह पूरा जो है क्लाज है। ठीक है, क्लाज का मतलब सेंटेंस, जो अभी आप क्लाज पढ़े हैं। तो ये क्लाज क्यों है? क्योंकि हु से जुड़ा हुआ है। और कौन सा क्लाज है? सबऑर्डिनेट क्लाज है। क्यों सबऑर्डिनेट क्लाज है? क्योंकि हु से जुड़ा हुआ है। अब सबऑर्डिनेट क्लाज में अगर कोई पूछता है कि कौन सा क्लाज है, तो आप कहेंगे एडजेक्टिव क्लाज है। क्यों एडजेक्टिव क्लाज है? क्योंकि यह पूरा सेंटेंस इस मैन की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं एडवर्ब क्लाज क्या होगा। सेम टू सेम होगा एडजेक्टिव क्लाज की तरह, बस इसमें जो है एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब का काम करेगा। जो क्लाज रहेगा वो एडवर्ब की तरह काम करेगा। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर देखिए। तो ही वेंट, वह चला गया। अब जाने की विशेषता, ठीक है, जाने की विशेषता, आने की विशेषता, खाने की विशेषता, पीने की विशेषता, नाचने, यानी कि क्रिया की विशेषता जो बताएगा वही एडवर्ब हो जाएगा। और वही अगर सेंटेंस के रूप में है, अगर वही सेंटेंस के रूप में है तो एडवर्ब क्लाज हो जाएगा। जैसे देखिए ही वेंट, वह गया। कैसे गया? कहाँ गया? कब गया? क्यों गया? अगर जाने की विशेषता को बताएगा तो यही एडवर्ब क्लाज रहेगा। तो ही वेंट, वह गया। कहाँ? ही वाज बॉर्न, जहाँ वह पैदा हुआ था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि क्लाज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर इसके पहले जो क्लाज है या सेंटेंस है, सेंटेंस के पार्ट है, और भी चीज़ों को आप नहीं जानते तो पिछली वीडियो को देखें। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।